हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे आज हम यूनिट 11 और आज हमारा ये वाला जो चैप्टर है 505 वाला, ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स ये वाला ब्लॉक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप पुरानी सारी वीडियोस देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आप मुझसे डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम पर भी अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अच्छा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली जितनी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम यूनिट 11 की। यूनिट 11 में कुछ नयापन तो नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा, लेकिन एक तरह से आप बोल सकते हो कि हम बच्चों का आकलन किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम उसको और अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं, या फिर इसमें सुधार की प्रक्रिया को किस तरह से हम लागू कर सकते हैं। ठीक, ये सब कुछ इसमें रहेगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रभाव तब तक नहीं हो सकता जब तक मूल्यांकन के परिणामों को कक्षा कक्ष की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार के लिए प्रयोग नहीं लाया जाता। बिल्कुल सही बात है भाई। आपने इवेल्युएशन किया, इवेल्युएशन करने के बाद बच्चों में कहाँ कमी रह गई, जब तक आपने उस कमी को दूर नहीं करा तब तक उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, उसको मूल्यांकन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, आगे हम बात करेंगे अध्येता की प्रगति की रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करना मूल्यांकन की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। रिपोर्टिंग का उद्देश्य क्या होता है? रिपोर्टिंग का उद्देश्य होता है कि बच्चों, अभिभावकों, अध्यापकों को बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति, अधिगम की प्रक्रिया तथा आगे के विकास के लिए चिन्हित क्षेत्रों का प्रतिपुष्टि देकर शिक्षण एवं अधिगम को बल प्रदान करना। क्या हो गया रिपोर्टिंग? जैसे आप नहीं बोलते कि मुझे इस काम के लिए रिपोर्ट करो, तो आप रिपोर्ट करते टाइम क्या करते हो? आपने उसको पूरा एनालिसिस करा, उसकी पूरी समरी निकाली कि आखिर इसमें क्या चीज़ अच्छी है, क्या गलत है, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके एक डाटा आपने इकट्ठा कर लिया, एक रिपोर्ट बना ली। अब आप उस रिपोर्ट को सामने वाले के पास प्रेजेंट करते हो। सामने वाले के पास प्रेजेंट करते टाइम उसे बताते हो इसमें क्या चीज़ अच्छी रही, क्या चीज़ गलत रही, उसके लिए आप फीडबैक भी देते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम भी कर रहे होते हो। तो ऐसा ही अधिगम में रिपोर्टिंग होता है। रिपोर्टिंग करने से आप बच्चे को, पेरेंट्स को और टीचर को, इन तीनों को ही बच्चे की उपलब्धि के बारे में पता चलता है, बच्चे की प्रगति के बारे में पता चलता है, बच्चे की अधिगम की प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। साथ ही टीचर उसे जब फीडबैक देता है तो इससे और अधिगम आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रिपोर्ट करने की बहुत सारी मेथड हो सकती हैं। रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करा सकते हैं, एक प्रमाण पत्र दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग हो सकती है, व्यक्तिगत रिपोर्टिंग भी हो सकती है। तो ये कई विधियों के माध्यम से हो सकती है। मूल्यांकन की रिपोर्ट को अक्सर बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट कहा जाता है। जो मूल्यांकन की रिपोर्ट होती है उसे बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट कहा जाता है। अरे रिपोर्ट मतलब वही रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड मिलता है आपको जब आप एक क्लास पास करते हो तो आपको मार्कशीट वगैरह मिलती है, तो वो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड ही है। आपको कई बार कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी मिले होंगे। मूल्यांकन के विशिष्ट सकारात्मक अवलोकनों को सामने लाने के साथ साथ कमियों को बताना भी रिपोर्टिंग का आवश्यक भाग है। सकारात्मक अवलोकन मतलब कि बच्चे ने क्या क्या नया सीखा, ये तो बताना इसका भाग, इसका उद्देश्य ही साथ में ही कि आखिर कमी कहाँ रह गई है, यह बताना भी रिपोर्टिंग का भाग हो जाता है। प्रभावशाली एवं सूचनात्मक रिपोर्टिंग के नियम। अगर आपको अपनी रिपोर्टिंग को प्रभावशाली बनाना, इफेक्टिव बनाना है और सूचनात्मक यानी कि इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो कुछ नियम का हमें पालन करना पड़ेगा। कौन सा? रिपोर्ट आपकी वैध यानी वैलिड होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए। किसी भी तरह का उसमें पक्षपात या भेदभाव नहीं दिखना चाहिए। बच्चे की शक्ति एवं कमियों दोनों को सामने लाया जाना चाहिए। वह बाल केंद्रित हो, जैसे कि बच्चे अधिगम क्रियाओं को चुनने, देखने तथा अपनी उपलब्धि तथा प्रगति के बारे में भाग लें। मीन्स बच्चे से रिलेटेड ही हो वो। बच्चों को अधिगम को बल प्रदान करें, उनकी प्रेरणा तथा अधिगम के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाएं, बच्चों को मोटिवेट करें। ऐसा रिपोर्ट कार्ड हो, बच्चे उसको देखने के बाद सोचे कि अब मुझे और अच्छा करना है। उसमें समय कुशलता हो, प्रबंधन योग्य हो। अध्यापकों को अपनी रिपोर्टिंग विधियों को समय, अवधि तथा प्रकृति को लेकर सावधानी पूर्वक योजना बनानी चाहिए। यानी कि टीचर जो रिपोर्टिंग ले रहा है उस रिपोर्टिंग का टाइम फिक्स हो कि आपने इस टाइम इंटरवल की ये रिपोर्टिंग ली हुई है। व्यक्ति की उपलब्धि तथा प्रगति को पहचाने, बच्चों के आत्मसम्मान तथा सामान्य भलाई के लिए संवेदनशील हो, ईमानदार एवं सृजनात्मक प्रतिपुष्टि दें। मूल्यों तथा अभिवृत्तियों पर जोर देना चाहिए। अभिभावकों की सक्रियता हो उसमें, सार्थक एवं उपयोगी सूचनाएं उसमें हो। तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्टिंग में कुल मिलाकर जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है, जितने भी बच्चे से रिलेटेड पॉइंट हैं, हम जिस जिस तरीके से बच्चे को बेहतर बना सकते हैं वो सारा हम रिपोर्टिंग में इंक्लूड कर लेंगे। मूल्यांकन के परिणामों पर पुनर्बलन। अब मूल्यांकन के परिणामों पर पुनर्बलन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुनर्बलन मतलब कि रेनफोर्स करना, कि उसमें बच्चे को कुछ भी मिले, या तो सजा मिले या फिर
रिवॉर्ड मिले तो हल्की पनिशमेंट को तो हम अच्छा मानते नहीं, तो उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना। अब रिवॉर्ड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। विशिष्ट क्षमताओं या सूचकों पर ग्रेड के साथ गुणात्मक पुनर्वेशन। आप बच्चे को ग्रेड तो दे रहे हो, आपने ए ग्रेड दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, लेकिन इसके साथ एक अच्छा फीडबैक भी बच्चे को दो। अगर संभव हो तो योग्यता का एक विशिष्ट क्षेत्र आगे छोटे छोटे अवलोकन या मापने की योग्य क्षमता को, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही है कि आप बच्चों को एक अच्छा इफेक्टिव क्वालिटिव फीडबैक भी दो। सेकंड आएगा बच्चे की प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायता करने के मार्ग। आप बच्चे को बताओ कि यार आपने जो फीडबैक दिया उस फीडबैक में कि आखिर जो कमी रह गई उस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो इससे और अच्छा कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आप टिप्पणी दे सकते हो जैसे कि अच्छा, बहुत अच्छा, या फिर मदद की आवश्यकता, ये गुणात्मक टिप्पणियां हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि इस तरह से आप बच्चे की मदद कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर ही रखा है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं। एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर दिया हुआ है, शरीर के अंग के सभी अंगों का कार्य सहायता चाहिए होता है, कठिनाई के साथ कर सकता है या फिर कर सकता है। अपनी स्वच्छता तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बीच संबंध कठिनाई के साथ करता है। मानव में घर में रहने वाली आवश्यकता को पहचानता है, पहचान लगता है। जलवायु को सहायता चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक रिपोर्टिंग कार्ड का एग्जाम्पल है यहाँ पर। कक्षा चर्चा में कैसा है बच्चा? बहुत अच्छा है। सेमेस्टर 1 में कैसा था? अच्छा, इन्होंने बना के दे दिया, सेमेस्टर 1 में अच्छा था, इसमें अच्छा था, फिर इसमें बहुत अच्छा हो गया, इस तरह से। तो लास्ट में ए प्लस ग्रेड मिल गया। प्रगति की रिपोर्ट के लिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो आपको हर जगह आ ही जाएगा, जब भी मूल्यांकन की बात करेंगे तो वहाँ पे पोर्टफोलियो तो मिलेगा ही। पोर्टफोलियो में अलग अलग सूचनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी सूचनाएं हो सकती हैं? परिवार के सदस्यों के चित्र हो सकते हैं। देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि पोर्टफोलियो में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें से कोई से भी 3-4 ऑप्शन उठा के रख देंगे। तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हम उसमें रख सकते हैं। विभिन्न टेक्सचर्स के पत्ते, कपड़ों के टुकड़े, फूल रख सकते हैं। कार्य पत्रिका, कक्षा कार्य की उत्तर पुस्तिका, फैक्ट्री के दौरे की रिपोर्ट। आपने मान लो बच्चों को कहीं भ्रमण के लिए लेकर गए हो, कहीं सर्वे के लिए लेकर गए हो, तो वहाँ की जो रिपोर्ट आई वो आप रख सकते हो। अपने मित्रों के प्रति उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति की पर्चियाँ, अगर किसी मान लो आपके दोस्त को लग गई थी तो उस टाइम पे किस तरह से उसकी हेल्प करी। गिर गया बच्चा, कुछ हो गया, बीमार हो गया। विद्यालय के मेहमानों के लिए तैयार किए गए ग्रीटिंग कार्ड, जो गेस्ट आए थे आपके स्कूल में तो उसके लिए बच्चे ने किस तरह से ग्रीटिंग कार्ड बनाए। मित्रों से मिले कार्ड, आरोग्यमी तथा मिट्टी से बने शिल्पकार, ये सारी चीज़ें हम पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के लिए अध्यापक को कुछ सावधानियां बरतना पड़ेगी। क्या क्या? कि बच्चे के सभी कार्यों को सम्मिलित ना सभी कार्यों को सम्मिलित करें, ना कि केवल बेहतरीन कार्यों को। हर तरह के कार्य को बच्चे को शामिल करना पड़ेगा। मूल्यांकन के रिकॉर्ड या परीक्षण के अंकों की बजाय बच्चों के द्वारा किए गए वास्तविक कार्य को डालें। यहाँ पर ना ओनली नंबर्स ना लिखे, यार उसके मैथ्स में 83 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, सिर्फ इनको लिखने की बजाय जो रियल उसने वर्क करा है, किसी एनुअल फंक्शन के टाइम पर किस तरह का उसने वर्क करा, कोई एक्टिविटी के टाइम पर किस तरह से वो इन्वॉल्व रहा, इन सब चीज़ों को हमें वहाँ पर इंक्लूड करना है। सावधानीपूर्वक इसे संभाल कर रखें तथा जब आवश्यक हो अभिभावक के सामने साफ सुथरे ढंग से प्रस्तुत करें। ये टीचर को सावधानी बरतनी चाहिए। रिपोर्टिंग करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा? यह महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी विभिन्न क्षमताओं को इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि बच्चे की विभिन्न योग्यताओं की रिपोर्टिंग की जा सके। विभिन्न योग्यताएं मतलब स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक फील्ड में बच्चे की किस किस तरह की एबिलिटीज़ हैं। बच्चा हाई जंप में आगे है, रनिंग में आगे है, किसी एक स्पोर्ट्स में आगे हो सकता है वो स्पोर्ट्स चेस हो, और हो सकता है वो स्पोर्ट्स क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसा हो। हर सूचक पर अलग ग्रेड दिया जाता है। बच्चा हर सूचक के लिए अलग अलग योग्यता स्तर पर हो सकता है, जैसे ईमानदारी पर अलग ग्रेड दिया जा सकता है, सहयोगिता पर अलग दिया जा सकता है, परोपकारिता पर अलग ग्रेड मिल सकता है, उसके एटीट्यूड पर अलग ग्रेड मिल सकता है। पर्यावरण अध्ययन के बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट के लिए अभिभावकों को समग्र उपागम के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम उद्देश्यों के अनुसार बच्चे के विकास के प्रति अध्यापक के अधिकारों के बारे में अध्यापकों को स्पष्टता से बताने की आवश्यक है। वही बात होगी, पेरेंट्स को बताना है। विश्लेषण के द्वारा सामने आई अधिगम की कमियों को बच्चे के विकास के लिए दूर करने हेतु अभिभावकों को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। ये बात के बारे में हम बात कर चुके हैं। जब पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो वहाँ पर आप पेरेंट्स को सजेशन दे सकते हो कि आपके बच्चे के इस पॉइंट में कमी है, तो आप इस तरह से इसे दूर कर सकते हो। हम इस पर इस तरह से ध्यान दे रहे हैं, आप अगर इस पर थोड़ा सा और ध्यान दो तो बच्चे की ये कमी दूर हो जाएगी। इस तरह से अधिगम में कमियों का विश्लेषण करना, अनुसंधानात्मक परीक्षण। अब इन्वेस्टिगेटिंग टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा।
वह खास क्षेत्र या अवधारणा जहाँ कठिनाइयाँ तथा सीखने में मुख्य कमियां पाई जाती हैं को ढूंढना बहुत आवश्यक है। अधिगम के ऐसे क्षेत्रों का विश्लेषण करने के लिए अनुसंधानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब इन्वेस्टिगेटिंग टेस्टिंग का यूज कहाँ किया जाएगा? इन्वेस्टिगेटिंग टेस्टिंग का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ पर बच्चे को सीखने में कोई मुख्य कमी, कोई मेन प्रॉब्लम्स जहाँ पे आ रही, मेन कमी जहाँ पर रह रही है, उसे पता करने के लिए आखिर ये मेन कमी कहाँ पर रह रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। अनुसंधानात्मक परीक्षण की आवश्यकता एवं उपयोगिता। अनुसंधानात्मक परीक्षण एक व्यक्तिगत रूप से चालित कार्य है। ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले अनुसंधानात्मक परीक्षण व्यक्तिगत है या फिर वस्तुनिष्ठ है, तो ये व्यक्तिगत है तथा इस तथ्य को उजागर करता है कि हर बच्चा भिन्न होता है। अनुसंधानात्मक परीक्षण लगातार होना चाहिए क्योंकि विभिन्न कौशल बच्चे की बढ़ोतरी हर कौशल के क्रमिक विकास पर आधारित होती है। अगर बच्चा एक फील्ड में अच्छा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो उसे की दूसरी फील्ड को भी इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो बच्चा मैथ्स में अच्छा है, हालांकि हो सकता है सोशल साइंस में वीक हो, लेकिन हम इसे कहेंगे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में तो वो अच्छा रहेगा ही रहेगा। ठीक, अगर मान लो बच्चा सहयोगी ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं ईमानदारी भी होगा, परोपकारी भी होगा, इस तरह से। यदि बहुत अधिक बच्चों के अधिगम में कमियां पाई जाती हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्यापक की अध्यापन प्रक्रिया में कुछ गलत है, उसे उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यदि बहुत सारी कमियां पाई जाती है मतलब अध्यापन प्रक्रिया में गलती है, टीचर के पढ़ाने की मेथड में गलती है, टीचर की जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है। ठीक है। अनुसंधानात्मक परीक्षण का विकास, यह उपलब्धि परीक्षण से काफी भिन्न है। उपलब्धि परीक्षण में क्योंकि विषय वस्तु काफी अधिक होती, इसलिए प्रत्येक अधिगम बिंदु के प्रश्नों की सैंपलिंग कवर करना इतना आसान काम नहीं होता, जबकि अनुसंधान परीक्षण में हर अधिगम के बिंदु के कई आइटम होते हैं। आइटम मतलब बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण से ये अलग हो गया। उपलब्धि परीक्षण में ज्यादातर फोकस कंटेंट पर दिया जाता है, लेकिन अनुसंधान में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेस पर हम बच्चे को आंक सकते हैं, बच्चे को आकलन कर सकते हैं। इसकी अधिगम प्रक्रिया पर पुनर्लोकन सुधार, तो सुधार वाली प्रक्रिया वही है कि बच्चों की कमियों को पहचानना, उन्हें दोबारा से फिर उसको रिमेडी देना, उपचारात्मक कार्य करना, वही है, कुछ अलग इसमें है नहीं है। अधिकतर बच्चे बेहतर सीखते हैं अगर अध्यापक उन्हें निम्नलिखित प्रदान करें। ठीक है, सब बच्चे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, बस हमें इन चीज़ों का दध्यान रखना पड़ेगा। निर्देशन की छोटी इकाइयाँ, बच्चों को पढ़ाते टाइम यूनिट्स को छोटे छोटे यूनिट्स में पेश करो, यानी कि कंटेंट को थोड़ा थोड़ा करके करो। अधिक स्थूल संबंध देखो, सुनो, महसूस करो इत्यादि। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्क्रीट मटेरियल बच्चों के सामने प्रेजेंट करो जिससे बच्चे देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें। अधिक चित्र और श्रवण दृश्य सामग्री, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना है। जटिल कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय को तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बच्चों के लिए रखना ही चाहिए। अधिगम अनुभवों का व्यक्तिकरण, क्रिया में भावात्मक आवेष्टन जैसे कि नाटक तथा निष्पादन कला इत्यादि में कुछ आर्ट एक्टिविटी या कुछ एक्टिविटीज होती है, ड्रामा वगैरह, वो दिए जाएं। प्रेरणा तथा सामग्री में विभिन्नता हो, प्रेरणा तथा सामग्री में थोड़ी सी विभिन्नता हो। वैकल्पिक शिक्षण क्रिया अधिगम क्रियाकलाप, वैकल्पिक शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप क्या है? वैकल्पिक शिक्षक अधिगम क्रिया मतलब अल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज लगातार चली हुई आ रही हैं उनकी जगह पर कुछ अदर एक्टिविटीज लेकर आओ। ठीक है, अगर बच्चे में रुचि पैदा करने में कठिनाई आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है और उस कमी को हम दूर कैसे कर सकते हैं। ऐसी कहानी सुनाना जो पाठ को जीवन से जोड़े, संबंध स्थापित करना, अधिगम हेतु उद्देश्यों और पूर्व अनुभवों के साथ जोड़ना, कुछ अनुभव देना जैसे भ्रमण पर ले जाओ उसके बाद पाठ पढ़ाओ। अगर बच्चा शुरू में ही कठिनाई का अनुभव कर रहा है तो फिर हमें क्या करना है? ये तो वो होगी अगर बच्चे के सामने बच्चे को आप रुचि पैदा नहीं कर पा रहे, बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए 3 पॉइंट होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग से प्रॉब्लम हो रही है तो कार्य शुरू करने के लिए कुछ संकेत दें, पहले कुछ क्लू दे दें, पहले उससे साथ थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। जटिल इकाइयों को, जटिल अवधारणा को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दें। कार्य को इस प्रकार क्रमित करें कि शुरू में सरल अवधारणाएं कार्य में हो, हर कार्य के लिए समय संबंधी सलाह हो, कार्य के पहले कुछ मिनटों में प्रगति की जांच हो, जैसा स्पष्ट दिशा निर्देश हो, बच्चों को आरंभ करने के लिए साथियों का सहारा दिया जाए। इन सभी चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं जब बच्चे को शुरू से ही कठिनाई आ रही हो। अगर बच्चे को समूह में कठिनाई हो रही हो तब आप क्या करोगे? समूह के विभिन्न सदस्यों को उनकी भूमिका के बारे में स्पष्टता से बता दिया जाए, सबको बता दिया जाए कि आप ग्रुप में हो, आप 5 लोग हो, आप 5 में से प्रत्येक की ये भूमिका है।
टीम स्पिरिट को बढ़ाएं, बच्चे को निश्चित जिम्मेदारी या नेतृत्व की जगह दे दी जाए। बच्चे से बोल दिया जाए, मान लो कोई प्रोजेक्ट का काम चल रहा है तो एक बच्चे से बोल दिया जाए तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आना है, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो जो मटेरियल लगेगा तुम्हें वो मटेरियल लेकर आना है। इस तरह से अगर बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई आ रही है, मतलब आपने एक बच्चे के लिए एक काम दिया और वो उसे नहीं कर पा रहा हो, तो सबसे पहले तो बच्चे के स्तर के हिसाब का काम दो कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग वो काम ठीक है या फिर नहीं है। अपेक्षित अधिगम परिणामों की कठिनाइयों का स्तर कम कर दें। कठिनाई जो जो आप अपेक्षा रखते हैं बच्चों से कि यार तुम इतने लेवल तक का कर लोगे, उस लेवल को थोड़ा सा कम कर दो। छोटे कार्यों से शुरुआत करें, फिर कार्य की मात्रा को बढ़ाएं। विभिन्नता लिए हुए कार्य करें, चार्ट बनाना, मानचित्र, ये सारी चीज़ें, मतलब उसमें डाइवर्सिटी हो थोड़े काम में, ताकि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हो। अधिगम की समृद्धि के लिए सुधारात्मक क्रिया, क्या क्या सुधारात्मक क्रिया हो सकती हैं, तो कोई ज़्यादा खास ये है नहीं, जस्ट नॉर्मल है, पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें है नहीं। आइए हम याद करें कि सुधारात्मक शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है। क्या होती है सुधारात्मक शिक्षण प्रक्रिया? यह शिक्षण अधिगम का अटूट एवं आवश्यक भाग है। विशिष्ट या अनुसंधानात्मक मूल्यांकन के अधिगम में कमियां समझने में हमें सहायता मिलती है। बच्चे के अधिगम में कहाँ कमी है इसको समझने में सहायता मिलेगी। कुल मिलाकर जो अभी तक हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ठीक है, उसी को एक तरह से समराइज करके यहाँ पर बताया हुआ है। इसे बच्चे के विशिष्ट कठिनाइयों और आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। मूल्यांकन के तुरंत बाद होना चाहिए। इससे पहले की गई शिक्षण अधिगम की विधियों से अलग विधियों के प्रयोग का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चे की सहायता करे, अधिगम पर केंद्रित हो। ऐसा हो कि बच्चा जब भी संभव हो कक्षा के साथ अधिगम करने के योग्य हो। इसलिए यह बेहतर होगा कि जिस बच्चे को सुधारात्मक शिक्षण अधिगम अनुभव कराया जा सकता है उसे कक्षा से अलग ना किया जाए, मतलब कक्षा में रखते हुए ही आपको उसका सुधारात्मक अधिगम कराना है, उसको डायग्नोज करना है। मूल्यांकन के द्वारा जो पता लगा है बच्चों के अभिभावकों को उसके बारे में सूचित किया जाए। आवश्यक हो तो सुधारात्मक अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा अध्यापक को भी, अध्यापक कह रहा हूँ, अभिभावक को भी, जो अभिभावक हैं उन्हें भी अध्यापक अधिगम प्रक्रिया का आप हिस्सा बना लो, ठीक है। इसके बाद सारांश आप हर यूनिट का पढ़ लीजिए करो, अच्छा होता है। तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कर दीजिए कमेंट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अपडेट मिलता रहेगा वहाँ पर आपको। और भी कई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।